हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और इसमें हम लोग कुछ आपका मूलभूत जो सिद्धांत है उनको पढ़ रहे थे। इसी में लेसन नंबर 3 हमारा प्रारंभ हो रखा है और इसी को हम देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के विषय में बता चुका हूँ। कैसे कैसे होते हैं मेंटल कोर, इनके बारे में बता चुका हूँ। भूकंपी तरंगे क्या होते हैं इनके विषय में बताया है। ज्वालामुखी से हम किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक गतिविधि के बारे में हम लोग जानकारी लगाते हैं, या भूकंपी तरंगों से किस प्रकार की सटीक जानकारी लगती है, उनको हम देख चुके थे। क्लियर है? अभी कुछ इसमें बचा हुआ है कि पी एस, जो जो आपकी पी होती हैं यानी कि जो आपके प्राइमरी वेव्स होती हैं, कुछ आपका सेकेंडरी बोलते हैं जिनको हम द्वितीयक कहते हैं, और धरातलीय वेव यानी कि इसको एल भी हम लोग कई बार आपका बोल देते हैं, पीएसएल। तो इन पर हम लोग थोड़ा सा एक बार गौर करेंगे। तो अगर इसमें अभी तक किसी बच्चे को डाउट, कोई क्वेरी हो तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, आप अगर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखिए, अगर आप इनको देख रहे हैं तो कल जो हमने लेक्चर हुआ था हमारा अंतिम तौर पर, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी इन चीज़ों को बताने का, समझाने का आपको प्रयास किया। और उसमें मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि आपका अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, भूकंपी स्रोत क्या है, पी तरंगे, एसएल तरंगे ये क्या हैं, इनको बताया। आयाम का मतलब तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इनकी फ्रिक्वेंसी को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया था। फिर हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो कंपन क्यों करती है, और जब उनमें भ्रंश पड़ता है यानी कि रिफ्ट होता है उनके बीच का, अगर कोई चीज टूटती है तो कैसे उनके किनारे से जो एनर्जी है वो आपका रिलीज होती है, या आप कह सकते हैं रिड्यूस होती है। उस भूपर्वत पर गहन सहल हैं, इन सब पर विपरीत जो आपके प्रभाव हैं, ये सारी चीज़ें डालती हैं। इनको हम लोग आपका देख रहे थे और इन पर बात कर रहे थे। तो कल मैंने आपको भूकंपी तरंगे के विषय हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम ऐसा देख रहे हैं कि भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। यानी कि अगर हम लोग भूगर्भिक आपके तरंगों की बात करें तो भूगर्भिक तरंगों में दो प्रकार की तरंग आती है, एक पी और एस। पी तरंगे तीव्र तरंगे से गति चलने वाली गति है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, प्राथमिक तरंगे भी कहलाती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार की अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल पर पहुंचती हैं। कह रहे जो एस तरंगे हैं वो कुछ आपका धरातल पर गैप अंतराल पर पहुंचती हैं, ठीक है। ये तरंगे एस तरंगे की विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये केवल ठोस के माध्यम से ही चलती हैं। एस तरंगे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे विशेषताओं के वैज्ञानिक की भू रचना समझने में मदद मिलती है। कह रहे जो एस तरंगे है ना, इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसको देखोगे, इसी से हमें क्या मिलता है कि जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, जो हमारे ज्योग्राफर हैं, उन ज्योग्राफर को एस तरंगे बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये क्या करती हैं, इसकी विशेषता क्या बताती है हमको, भूगर्भिक जो वैज्ञानिक विशेषता हैं उनको बताने का प्रयास करती है, और बताती है कि आखिर में ये चीज़ें होती क्या हैं। और समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक विषय में उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, तरंगे आपका प्रतिध्वनित लौटकर वापस लौटती हैं। यानी कि आपने किसी एक वेव्स को कहीं भेजा, वो टकराएगी और वहां से टकरा के कैसे आएगी, वापस आएगी। तो जब अपरतन कई
तरह की आपको दिशाओं में चलता है। यानी रिफ्लेक्शन का सीधा मतलब है कोई वेव कहीं पर गई, वहां टकराई, वो सीधा वापस आ गई, वो तो रिफ्लेक्शन है, बड़े आसान भाषा में आप समझ सकते हो। दूसरा है अवर्तनन, यानी कि रिफ्लेक्शन। तो कह रहे इसमें कई आपकी दिशाओं में चलती है, यानी कि जो आपका तरंग है वो तरंग एक दिशा में न जाकर अलग अलग दिशाओं में आपके जाती है। तो इसमें क्या होता है आवर्तन में, इसमें आपके तरंग की कई दिशाएं चलती हैं। भूकंप लेखी बार बार बने आरेख में तरंग की दशा विभिन्नताओं का अनुमान लगाया जाता है। कैसा है, जो तरंग है उनकी विभिन्नता है, उनका जो अनुमान है वो आपका लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखीय होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे सहल विस्थापित होती है और इमारतें गिरती हैं। यानी कि अगर आप इनको देखोगे तो जो इनकी दिशा है वो अलग अलग हो गई है, और धरातल और भूकंपी तरंगों का जो अंत है उसकी भी कंडीशन है, और तरंगे जो हैं वो आपका विनाशकारी हैं। इन शैलों की स्थापना में आपकी जो इमारतें हैं वो गिरती हैं। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंग की संरचनाएं होने की प्रणाली है। ठीक, ये जो पी तरंगे हैं वो कंपन करती हैं। ठीक, तो ये पी की आपकी संरचना है और उसी दिशा का समानांतर भी है। यह संचरण गति की दिशा में पदार्थ ही दाब डालता है। कह रहा है कि जिस तरह से पवन की जो दिशा होती है उसी दिशा में अगर ये फ्लो हो रही है, संचरण हो रहा है, तो जो भी कुछ आपका पार्टिकल होगा उस पर प्रेशर गिरेगी। अब देखिए, आप जाते हैं कि अगर आप जिस दिशा में जाओगे, हवा के अगर आप विपरीत दिशा में जाओगे तो आपको महसूस होगा उसका बल, और आप अगर सेम दिशा में जाओगे तो आपको उसकी फोर्स आपकी पीठ पर लगेगा और आपको स्पीड भी आपको प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कोई सी भी पदार्थ या पिंड पर, यहाँ पर पदार्थ में कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो उस पर क्या होता है कि जो एयर प्रेशर है वो आपका लगता है। इस दाब के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता आती है, और कह रहे हैं यही जो आपका प्रेशर इनग्रेडिएंट है ये डेंसिटी में क्या करता है, उसकी चेंजेस कर देता है। ठीक है, और सेल संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। इसी से क्या होता है, जो सेल संकुचन है वो होता है, और उसी से जो फैलाव है उसकी पैदा स्थिति होती है। अन्य तीन तरह की संरचनाएं गति के समकोण की दिशा पैदा करती हैं। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तरल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः पदार्थ से गुजरती हैं, इसमें उभर कर गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, और कह रहे हैं इसमें जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, यानी कि आदमी के मोमेंटम में परेशान करती हैं। कारी है तो उसका एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो आपका तैयार करता है। यदि कुछ ऐसे तरंगे भी हैं जहां भूकंपीय तरंगे पी तरंगे पहुंचने को दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखीय नहीं करते हैं, अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र 105 और 145 के बीच है। ठीक, दोनों प्रकार की तरंगों को छाया क्षेत्र में आपका शैडो जोन में 105 के पूरे क्षेत्र में एस तरंगे पहुंचती हैं। एस तरंगे की छाया पी तरंगों की छाया से अधिक विस्तृत है। भूकंपीय अधिकेंद्र के 105 से लेकर 145 तक पी तरंगे छाया तक एक पट्टी के रूप में चारों तरफ आपका प्रतीत होती हैं। एस तरंगे छाया केवल विस्तृत में बड़े हैं, वरना पृथ्वी के 40% अधिक भाग पर है। अतः भूकंप अधिकेंद्र का पता चलता है कि किसी भी भूकंप के छाया रेखित निरंकित हैं, और भूकंपीय अधिकेंद्र जानने का वितरण बॉक्स में दिया गया है कि इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपका वितरण बॉक्स में आपका दी गई है। ठीक, ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देंगी कैसे पी तरंगे छाया में होती हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा इमेज है, मैं आपको पूरा बनाकर समझाऊंगा,
फिलहाल थोड़ा सा प्राइमरी एक इमेजेस हैं, इनको समझिए फिर कैसे काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर ये यहाँ से आपका भूकंप की उत्पत्ति है, पृथ्वी की 3 लेयर हैं, ऐसे देखिए, ये क्या होगी भूपर्पटी, ये होगी मेंटल, ये होगी नीचे क्रॉड। ये क्रॉड है अंदर का भाग, अब गोल है तो ये होगी क्रॉड, ये होगी इसके ऊपर मेंटल, और ये जो इनर स्पेस है चारों तरफ वाला, ये क्या हो गया इसका, हो सके तो आप एक बार पहले इस इमेज को बना लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बना लीजिए इसको। अगर आप इसको देखेंगे तो ये है पी तरंगे, जो आपके सेंटर के मूल से शुरू होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब सबसे पहले भूकंप आता है तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे पी तरंगे। ठीक, ये देखिए, ये सारी पी तरंगे ही हैं, ये सब पी तरंगे हैं जो ठोस द्रव गैस तीनों में आपकी चल रही हैं। फिर ये जो तरंगे हैं ना, ये वाली जो निकली, इनको बोलते हैं एस, यानी सेकेंडरी वेव। ये धरती के अंदर ही रह जाती हैं, यानी कि ये पृथ्वी के इनर भाग में नहीं पहुंचती, बल्कि आउटर भाग, मतलब इनर भाग से आउटर भाग की ओर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन धरातल पर आपका नहीं पहुंचती। अब देखिए, इस तरह से आप इनका जो चित्रण है बड़े आसानी से आप इनको समझ सकते हैं दोनों इन चित्रों के माध्यम से। देख लिया इतना, अब आपको पूरी कंडीशन समझ आगे होगी इसको देखकर कि कैसे कैसे इनकी स्थिति बनी हुई है। अगर हम भूकंप के बात करें, थोड़ा सा इसमें गौर करिए, भूकंप के प्रकार को देखें कि भूकंप के प्रकार, सामान्य टेक्टोनिक्स भूकंप ही अधिक आते हैं। कह रहे कि जो आपका विवर्तनी के कारण, विवर्ती मतलब टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स का मतलब है प्लेटों का आपस में या तो घर्षण करना, अभिसरण होना, क्लियर है, यानी कह सकते हैं कि अलग दिशाओं में गति करना, यानी कुल मिलाकर जो भी प्लेटों में हलचल होती है पृथ्वी के इंटरनल में, उसको हम कहते हैं कि ये टेक्टोनिक कारण से अधिक भूकंप आते हैं। और कहने की भूकंप क्या है आपके, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के रसकने जाने से उत्पन्न होते हैं। कह रहे जो भ्रंश है उसी के जो आपका रसक जाने के कारण क्या होते हैं, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। एक विशिष्ट वर्ग में विवर्तकी भूकंप ही ज्वालामुखी उज्जय का भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित है। कैसे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित है, यानी कि जहां पर एक्टिव वॉल्केनो अधिक पाए जाते हैं वहां पर ये चीजें होंगी। ठीक, जहां पर आपका आप देखेंगे जहां आग से लगी रहती है, आप लोग पैसिफिक रिंग फायर को अगर आप देखोगे तो पैसिफिक रिंग फायर में ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से आपको दिखाई देगी, और आप इनको एक एक चीज को बड़े अच्छे से पैसिफिक रिंग फायर में आप इनको समझ पाओगे कि ये चीजें किस तरह से बनी हुई हैं। खनन से संबंधित अगर मान लीजिए किसी जगह पर अत्यधिक खनन होता है तो उस जगह पर भी क्या होते हैं, हमको अक्सर जो है जो झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। नियमित आप वहां पर भूकंप को देख सकते हैं। ठीक, और वहां कॉन्स्टेंटली सारी चीजें बनी रहती हैं कोलैप्स के कारण। कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। कैसा होता है, भूमि में कंपन होता है। इसके झटकों को विस्फोट भूकंप क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी कि कहीं पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपका अगर कहीं पर आपका ज्वालामुखी फटा है या कहीं विस्फोट हुआ है, जैसे कोई चाहे आपका परमाणु या कोई आपका रासायनिक विस्फोट अगर आप कर रहे हैं, एक्सप्लोजर जब आपका होता है
तो उससे भी आपके भूकंप जो हैं आ जाते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के हैं। अब कह रहे हैं जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब आप देखते होंगे बहुत सी जगह जहाँ पर बांध बने होते हैं वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। कारण जहाँ पर बांध बनाए जाते हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण उस जगह पर प्लेट पर जो है उसका प्रेशर पड़ता है और प्रेशर में थोड़े से ही हलचल में वहाँ पर हमको ये सारी चीज़ दिखाई देगी। कह रहे हैं कि एक सामने चित्र दिया गया है कि भूकंप द्वारा हुए नुकसान से एक दृश्य दिया गया है। उरी एलओसी में जो है अमन सेतु आपका किस तरह से टूट गया। अब बात करेंगे भूकंपों की माप कि जो भूकंप है हम उनकी माप कैसे करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि भूकंप कितना तीव्र था, कितना क्या था, कैसे हम इसकी जांच करें? बताइए, कोई बच्चा बता पाएगा? तो सबसे पहले देखिए भूकंपीय घटना का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार अथवा आघात तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यानी कि कोई भूकंप कितना तेज है इस बेस पर हम लोग क्या कहते हैं भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और मापते किसमें है? रिएक्टर स्केल में। और भूकंपीय तीव्रता के दौरान ऊर्जा मुक्त होने के संबंध में है कि अगर मान लें हम कह रहे हैं ना इतने रिएक्टर का भूकंप आया तो बेसिकली कह रहे हैं कि कितनी ऊर्जा उसमें रिड्यूस हुई, उसके विषय की बात करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कह रहे हैं मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से लेकर 10 तक होती है। जो आपका भूकंप होता है सिस्मोग्राफ के अंतर्गत जो आपका हम लोग जो आपका मापते हैं उसमें 0 से लेकर 10 तक इस तरह के स्केल बने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 इस तरह से। तो जैसे ही भूकंप आता है इस तरह से ये कुछ यूं यूं इस तरह से खींचा चल जाता है। तो एक ग्राफ सा बनता है इस तरीके का कि कहाँ का कम बढ़ती हुआ, कहाँ पर अधिक आया, कितनी देर तक रहा, और फिर इस तरह से जो लाइन है एक नल जो लाइन है वो आपकी बन जाती है। ठीक, और इसी को ही हम लोग आपका गौर करके हम लोग आपका देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनती है। और इसी पर हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये 6 रिएक्टर का उसके भूकंप था, 7 रिएक्टर का भूकंप था। अब देखिए उस समय जब भारत में बहुत जगह पर आपके भूकंप आए थे तो भूकंप आने के बाद की स्थिति को थोड़ा सा गौर करके देखिए कि भारत में क्या स्थिति बन जाती है। अब देखिए कह रहे आते हैं और इस गहनता को हम लोग आपका मापते हैं स्केल में, और इसको हम आपका वैज्ञानिक को आपका मरकरी स्केल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसको रिएक्टर स्केल के साथ साथ मरकरी स्केल भी कहते हैं और प्रत्यक्ष छानी द्वारा निर्धारित होता है और इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। अब देखिए मरकरी में कितना नंबर है? 1 से 12 तक। रिएक्टर स्केल में कितना है? 0 से 10 तक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। तो एक बार अगर आप देखेंगे कि आपका भूमि का हिलना, धरातलीय विसंघन, मृदा धरातल भूस्खलन, ये सारी चीजें जो हैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी कि कैसे इनका जो हिलना डुलना है वो सामने दिखाई पड़ा। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभाव में से कम 6 प्रभाव का स्थल स्वरूप देखा जा सकता है। किसे देख सकते हैं? 6 का जो स्थल स्वरूप है उसको हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, जबकि अन्य उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि को समझा जा सकता है कि सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री धरातल पर हो, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। और आप देखेंगे यद्यपि मूल रूप से कम
कंपन की क्रिया कुछ सेकंड तक चलती है, तो यदि वह भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से 5 से अधिक है, तो इसका परिणाम है कि वो विनाशकारी है। अगर कोई भूकंप अगर 5 से अधिक है, तो मान लीजिए वो भूकंप कैसा होगा, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा। अब बात कर रहे हैं भूकंप की फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटके से जन व धन की हानि होती है। ठीक, फिर भी ऐसा नहीं होता कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप आते हैं। केवल ये जो भ्रंश के समीप है, यानी कि जो आपका रिफ्ट वैलियों के जो रिफ्ट होती हैं उनके जो समीप हैं, वहाँ पर तीव्र झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से पूरा क्रस्ट होती है, टूटी हुई होती है, तो जो एनर्जी है वो बड़ी जल्दी रिलीज हो जाती है, तो जिगजैग फॉर्म में जब चलती है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए चलती है। ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं कि ज्वालामुखी भूकंप के वितरण का वर्णन अलग अलग अध्याय में पढ़ेंगे। और आप ज्वालामुखी और जो भूकंप है, अगर आप उसके वितरण की बात करोगे तो उन दोनों का जो वितरण है, आप दोनों को अलग अलग रूप में ही आप पढ़ोगे और समझोगे। ठीक, और तीव्र झटके महसूस करते हैं, इनको भी देखेंगे आप। प्राय आपने देखा है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्र भूकंप में आने वाले बहुत सारे ही संभावना बहुत कम है, जो 1 से 12 के बीच ही आते हैं, जबकि इससे हल्के भूकंप हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में आपके महसूस किए जाते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को भी आप गौर करके बड़े अच्छे से आप इसमें देखोगे। क्लियर है? तो इनको भी हम लोग गौर करके बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और गौर करके इनको बड़े अच्छे से देखेंगे। देख लिया? तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वी की संरचना। तो संरचना से पहले जितना भी महत्वपूर्ण चीजें थी, ये भूकंप क्या है, कैसी तरंगे हैं, पीएसएल क्या है, किस प्रकार की इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी था कि कैसे विनाशकारी होती हैं, क्या चीजें होती हैं। इनको थोड़ा सा एक बार देख लें। फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ एक मानचित्र बनवाऊंगा, जो आपको बनाना जरूरी है। एक चित्र, मानचित्र नहीं कहूँगा, चित्र कहूँगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देख लिया? अब आप क्या करिए बच्चों, ये वाला एक चित्र बनाइए, क्योंकि जब तक आपको ये चित्र नहीं आएगा और आप इसको नहीं समझोगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और इसका अगर मैं एक हिस्सा काट दूं, इतना, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे। और यही हिस्सा क्या है? यही है जो हमारे सामने दिखाया गया है। क्लियर है? इसको बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतने ही देखेंगे। बाकी जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। और कुछ अगर समझ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा पूरा आपको नोट फॉर्म में एक एक चीज़ बनाकर आपको समझाकर सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।